हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई गेस कल तक की वीडियो आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। हम फिर से मिल गए हैं आज के आपके अगले वीडियो में। और आज के जो वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हम स्टार्ट करेंगे एपरेंट डेप्थ का केस, है ना। देखिए, कल तक जो है वो कल तक के जो हमने वीडियोस देखे उसमें हम स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। हम अब उसी केस को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और हम अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द टॉपिक इज योर एपरेंट डेप्थ, नॉट डेप्थ, इट्स डेप्थ। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अगला टॉपिक है। अब जो ये एपरेंट डेप्थ का टॉपिक है, बेसिकली इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ये आपने बचपन से फील किया हुआ चीज़ है, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए क्या होता है, आपके पास पानी होता है ना। पानी में हम सिक्का डाल देते हैं, तो जब हम पानी में कोई कॉइन डाल देते हैं तो कॉइन हमें क्या दिखता है बेटा, जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, वो अपने एक्चुअल प्लेस में नहीं दिखता, है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे हम पानी में किसी भी चीज़ को डालें, वो क्या है, जहाँ पे रहती है, जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे वो थोड़ा हमें ऊपर दिखाई देती है। इसीलिए क्या होता है, आपने कभी जज किया है कि आप जब पानी में मछली को ऐसे बचपन में मछली पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो? नहीं पकड़े हो। जो गांव साइड रहते हैं वो बच्चे तो कुछ ना कुछ तो लोग मछली पकड़े ही होंगे, या फिर एटलीस्ट देखे तो हो गए ना। क्या होता है, जब फिश तैरते रहती है तो आप अगर उस फिश को आप ऊपर से देखेंगे, है ना, तो आपको लगता है बहुत पास में है, और आप जिस हाइट में आपको दिखती है उसी हाइट में आप अपना हाथ लेके जाते हैं, तो फिश देखते तो आती नहीं हाथ में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो फिश होती है ना, आप जो उसकी हाइट ऊपर से देखते हो वो हाइट कुछ और है, और वो एक्चुअल में किसी और हाइट पे रहती है ना। तो इसी को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, मतलब जो डेप्थ आपको महसूस हो रही है, जिस डेप्थ पे वो एक्चुअल में है वो डेप्थ नहीं। जिस डेप्थ पे फिश एक्चुअल में है, जिस डेप्थ पे कॉइन एक्चुअल में है, वो डेप्थ क्या कहलाती है, रियल डेप्थ कहलाती है। और जिस डेप्थ पे वो हमें लगता है कि है, वो डेप्थ हमें क्या कहलाती है, एपरेंट डेप्थ कहलाती है। समझ में आई इतनी चीज़? अब इसी को समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्चुअल में होता कैसे है। मान लिया हमारे पास क्या है, एक कंटेनर जैसा मैं बना रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरा, यहाँ पे क्या है, पानी फिल्ड अप है, ठीक। अब मान लो इस कंटेनर में यहाँ पे क्या है, एक कॉइन है, बिल्कुल इसके सरफेस पे। मैं जानबूझ के बड़ा बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ बना रहे हो, बट ये फ्लैट सरफेस पे रखा रहेगा। तो यहाँ कॉइन है। अब यहाँ पे कहीं आपकी आँख होगी, ये जो डायग्राम वाले हो गए वो अच्छी सुंदर सी आँख बना लेना, मैं काम चला लेती हूँ, ठीक है। तो देखो, जब इस कॉइन की इमेज आपकी आँख पे कब बनेगी, जब दो रे मिलेंगी। इतना समझ में आया। इस कॉइन से जब लाइट रे निकलेगी और वो दो लाइट रे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो मान लिया एक लाइट रे ऐसे नॉर्मल चली जाती है, इससे एक लाइट रे क्या चली जा रही है, नॉर्मल। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, क्या चलेगा, ठीक है। और दूसरी लाइट रे बेटा, दूसरी लाइट रे मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये एक लाइट रे ऐसे गई तो ये ऐसे ही चली जाएगी। ऐसे ही क्यों चली जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। यहाँ पे एयर है, मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। बट हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे जब वो नॉर्मल जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसी रहती है वैसी ही चली जाती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के बाद भी लाइट रे वैसी की वैसी ही निकलती है, इसलिए जो नॉर्मल गई है वो नॉर्मल ही निकल जाएगी। बट जो इंक्लाइन में आ रही है, एक लाइट रे ऐसे गई है। अब इस लाइट रे का देखो, ये लाइट रे कहाँ जा रही है, वाटर डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर। ये वाला क्या है, एयर है। ये वाला क्या है बेटा, वाटर है। तो विच वन इज डेंसर, तो आपका वाटर क्या है, डेंसर है। जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तब क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करते हो या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करते हो। हम जब भी डेंसर से रेयर में जाते हैं हम क्या करते हैं बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर
डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये चीज़ें तो आपको पता ही है, हमने पहले क्लास में पढ़ रखी है। इतना समझ में आया। देखो अब मेरे को एक बात बता दो, एक लाइट रे जा रही है ऐसे, दूसरी लाइट रे जा रही है ऐसे, तो क्या इस तरफ मिलेंगे दोनों, इस डायरेक्शन में दोनों मिलेंगे क्या कभी फॉरवर्ड जाते हुए? नहीं। लेकिन अगर इनको आप पीछे खींचोगे तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएंगे। मतलब जब मैं इस लाइट को, इस रे को पीछे एक्सटेंड करती हूँ तो ये देखो यहाँ ही मिल जा रहा है ना। अब यहाँ मिल रहा है बेटा, तो ये दो लाइट रे मिल गई ना, ये यहाँ से आ रही होगी ऐसे, और ये इसको हम पीछे एक्सटेंड कर दिए तो ये यहाँ मिल गया। मतलब यहाँ पे कॉइन का आपको एक्चुअल इमेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और ये कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मिल रही है क्या? नहीं। यहाँ पे हम ऐसा लग रहा है कि एक लाइट रे यहाँ से आ रही थी, एक यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हो, एक लाइट रे आपको यहाँ से आती हुई दिख रही है, एक लाइट रे आपको यहाँ से आती दिख रही है। तो आप सोचोगे भाई ये इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं मिल रही होगी, यानी यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगा। समझ में आया? मतलब देखो कॉइन रखा यहाँ पे है बट दिख यहाँ पे रहा है आपका, है ना। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंस। समझ में आई चीज़? पानी थोड़ा कम हो गया, मैं थोड़ा और पानी भर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एपरेंट डेप्थ समझा सकूँ। देखो यहाँ पे का बेटा ये जो डेप्थ है, कौन सा डेप्थ? ये जो डेप्थ आपको दिख रहा है, ये वाला डेप्थ, ये डेप्थ आपका क्या है? एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ है। पानी की सतह से मेज़रमेंट करना है। कभी भी जब आप डेप्थ का मेज़रमेंट करोगे ना, तो डेप्थ का मेज़रमेंट हम क्या करेंगे? फ्रॉम दी surface of the water, from the surface of the water or any liquid। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ पानी का ही मैडम बोली सरफेस से मेजर करना तो सिर्फ पानी को ही करेंगे, बाकी लिक्विड को छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा मत कर देना, ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से, तो यहाँ से सरफेस से देखोगे तो ये वाला क्या है बेटा? ये रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ को मान लिया मैंने डी से शो कर दिया, ठीक। और अब ये कॉइन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरे लिए हो जाएगा एपरेंट डेप्थ हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जब यहाँ से देख रहे होगे आपको इतना दिख रहा होगा, तो यही आपको लग रहा होगा कि ये मेरे को यहाँ पे कॉइन है, तो यही मेरे लिए क्या है? एपरेंट डेप्थ है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर पहले मैं फॉर्मूला बता दे रही हूँ, उसके बाद हम उसको प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो डायरेक्टली चलो पहले प्रूफ ही कर लेते हैं। इसी डायग्राम को अगर मैं सिस्टमेटिकली बना रही हूँ, ठीक। देखिए जब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा ये कॉइन था, कॉइन से लाइट रे ऐसे ही निकली, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा था? नॉर्मल। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, एक बार रिविजन हो जाएगा। ये लाइट रे बैंड होके ऐसे ही निकल गई, इसको पीछे मिलाए तो ये यहाँ पे मिल गई। समझ में आया इतना? ठीक है, यहाँ पे मिल गई। अगर ये बैंड नहीं होती लाइट, ये यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो यहाँ से निकल रही है, ऐसे आ रही, तो नॉर्मल के साथ ये मेरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इतना समझ में आया? जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, तो ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आई। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से लाइट रे निकल रही है, ये एंगल ऑफ, ये वाला क्या है? यहाँ से लाइट रे निकल रही थी, नॉर्मल प्लॉट किया, तो यहाँ से देखो लाइट रे यहाँ से जा रही है ना बेटा, क्योंकि यहाँ से निकलेगी तब आँख में मिलेगी। कई लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसकी इमेज चाहिए ना, इमेज ऑब्जेक्ट से निकलती है और ऑब्जेक्ट क्या है मेरे लिए? कॉइन है, यानी लाइट रे यहाँ से निकलेगी। तो जब लाइट रे यहाँ से निकल रही है, यहाँ गई, तो ये मेरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, हालांकि मेरा थोड़ा सा बैंड दिख रहा है बट ये एक्चुअल में नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो जब ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आई। ये वाला एंगल आर है आपका, तो ये देखो नॉर्मल के साथ है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? भाई देखो ये तो सेम लाइन है ना, ये वाली लाइन एक ही लाइन है, इसी लाइन को ही पीछे बढ़ाया हो तो ये आया है। तो अगर ऐसा लाइन दिख रहा है, ये लाइन ऐसी दिख रही है, ये वाली, एक ऐसा ये वाला लाइन दिख रहा है पिंक वाला, और एक ऐसा ये लाइन दिख रहा है,
ये लाइन दिख रही है ना, ऐसे 2 लाइन, तो भाई ये दोनों एंगल भी तो आपस में बराबर ही होंगे ना। तो जब ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरा, आर ही होगा। इतना समझ में आया? ठीक, अब अगर इतना समझ में आ गया तो लगभग आपका सारा काम हो गया, क्योंकि बस हमें इतना ही काम करना था। अब देखो यहाँ पे एयर था और यहाँ पे क्या था, वाटर। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाने जाएंगे तो स्नेल्स लॉ कैसे लगता है, फर्स्ट मीडियम और उसका साइन, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। तो देखो चलो लगाओ, तो अगर मान लो यहाँ पे इसको मैं लगा लूँ μ1 इंटू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा μ2 इंटू साइन ऑफ आई। भाई कहीं से भी ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, लिखाएगा तो ऐसे μ1 एयर का इंटू साइन ऑफ आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ आई, जैसा भी लिखना है। ठीक है, अब देखो हमेशा कहते हैं कि जब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ सोचो, ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। अब भाई ऐसा क्यों होता है, आप खुद सोचो, आप तो हमेशा मछली के एकदम ऊपर रख के देखने की कोशिश करते हो ना। आप ऐसा करते हो क्या, ये यहाँ मछली है, नहीं मैं यहाँ पे खड़े होके देखूंगा, ऐसा करते हो क्या, नहीं, या यहाँ खड़े होके देखूंगे, नहीं। आप हमेशा क्या करते हो, आप तो मछली के ऊपर ऐसे देखते हो और उसके बाद आप पकड़ने की कोशिश करते हो ना, एकदम ऊपर ही मछली के खड़े रहते हो, ऐसे पानी से देखते रहते हो सीधे, है ना। तो मतलब ये जो डिफरेंस है ये आपको समझाने के लिए बहुत दिखाया गया, लेकिन क्या होता है बेटा, हमारे एक्सेस, हमारे देखने वाले एक्सेस में और मछली के एक्चुअल एक्सेस में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। हम कोशिश खुद से ही कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली मछली के ऊपर ही रहें। ठीक, तो अब खुद सोचो, जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल के साथ ये इंक्लिनेशन है, नॉर्मल के साथ जैसे जैसे इंक्लिनेशन कम होते जाता है ना बेटा, ये वैल्यूज़ क्या होती जाती है, थीटा जैसे जैसे कम होते जाता है, इंक्लिनेशन वैसे वैसे कम होते जाता है। या फिर इस चीज़ को ना भी समझो तो ये इतना तो समझ में आया ना कि थीटा कम होता है, तो जैसे जैसे समझो, जैसे जैसे थीटा कम होते जाएगा ये साइन की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब साइन की वैल्यू कम होती है तो साइन थीटा इज़ वेरी लेस, साइन थीटा को लिख सकते हो थीटा, और थीटा को लिख सकते हो टेन थीटा। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब साइन थीटा या टेन थीटा कुछ भी स्मॉल हो तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं। तो जब साइन थीटा को आप थीटा, तो तीनों आपस में बराबर होता है। वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत बराबर है तो थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर होता है। जब एंगल बहुत स्मॉल है तब टेन थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली आप साइन थीटा के बराबर थीटा लिख लो या साइन थीटा के बराबर टेन थीटा लिख लो, मतलब एक ही है। ठीक, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ μ1 टेन थीटा इज इक्वल्स टू μ2 टेन थीटा। ठीक, साइन आई एंड साइन आर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, दैट इज थीटा आर एंड दैट इज थीटा आई, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब यहाँ से देखो, अब अगर यहाँ से मैं μ2 बाय μ1 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आर डिवाइडेड बाय टेन थीटा आई, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? μ2 बाय μ1, ये μ1 इधर जाएगा, ये थीटा आई इस तरफ आएगा। ठीक, अब देखो इतना काम हो गया, मतलब पूरा काम खत्म, पूरा डेरिवेशन हमारे समझ में लगभग आ ही है, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। अब आप ये ट्राइंगल देखो और यहाँ से मेरे को बताओ टेन थीटा आर कितना आ रहा होगा और टेन थीटा आई कितना आ रहा होगा। देखो ये वाला एंगल आर है, ये समझ पा रहे हो, ये वाला एंगल, ये छोटू सा एंगल, ठीक, तो ये वाला एंगल आर है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। भाई इसको आप ऐसे देखो, इसको आप कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे, तो ये वाला एंगल आर है ना, तो जब ये वाला एंगल आर है तो ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा, बस ऐसा ही है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ये वाला लंब बटे आधार, मान लिया मैंने इसको, ये x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से d डैश है आपकी। भाई अभी तो निकाले हो, ये वाली डिस्टेंस क्या थी, d डैश, और ये टोटल डिस्टेंस क्या थी आपकी, ये टोटल डिस्टेंस आपकी d थी। ठीक है, इतना ही तो किए थे ना हम लोग। ठीक,
तो अब देखो 10 अगर थीटा आर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, x डिवाइडेड बाय डी डैश, ठीक। और 10 थीटा आई लिखना चाहोगे तो ये वाला आई है, 10 लिखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, x डिवाइडेड बाय में d, इतना हुआ। अब जैसे इतना हो गया, यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दो, दैट इज μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू x बाय डी डैश इनटू, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, x बाय d, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ थीटा आर और थीटा आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, थीटा आर और थीटा आई हमने निकाल लिया, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, दैट इज μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू d बाय d डैश, ठीक। व्हाट इज योर d, d इज योर रियल डेप्थ, एंड व्हाट इज d डैश, d डैश योर apparent डेप्थ। समझ में आया। व्हाट इज μ2 एंड μ1, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 इज अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट μ2 कहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और व्हाट इज μ1, जिस मीडियम पे लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। μ2 और μ1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारे बुक्स में या फिर न्यूमेरिकल्स इवन में आपको ये μn करके भी मिल सकता है, ये इसकी जगह में कहीं कहीं n2 और n1 भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। या कहीं पे ये आपको मिल रहा होगा डायरेक्टली, म्यू इज इक्वल्स टू मिलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय में क्या मिलेगा आपको, एपरेंट डेप्थ। और ये ऐसा म्यू क्यों लिखा होगा, क्योंकि म्यू इसलिए लिख देता है बेटा, क्योंकि देखो μ2 मतलब सिस्टम जो वाटर है उसका वो म्यू मान लेता है, और म्यू मीडियम 1 क्या है हमारे पास, एयर है, तो एयर का जो μ1 होता है वो होता है 1, और वाटर का जो μ2 होता है वो म्यू, तो म्यू बाय 1, इसलिए इसको डायरेक्टली क्या लिख देता है, म्यू भी लिख देता है। तो नंबर ऑफ कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन दे, आपको और भी कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, उस समय फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए आप उसको μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ करके याद रखो, है ना। तो μ2 क्या है आपका, वो मीडियम है जहाँ से लाइट आपका क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में कैसे पूछेगा आपका, न्यूमेरिकल्स में ऐसा पूछेगा कि हो सकता है लाइट यहाँ से निकल रही हो और यहाँ जा रही हो, या हो सकता है कभी आपको यहाँ का पूछ दे कि भाई यहाँ से इसको क्या दिखाई दे रहा है। कॉइन से आप देखोगे यहाँ पे फिश है, तो फिश को आपकी हाइट कहाँ दिखाई दे रही होगी, क्या कभी पूछ सकता है कि आपको पूछ सकता है आपको फिश कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आते हैं कि नीचे से कितनी हाइट पे दिख रहे हो और ऊपर वाले को कितना गहरा दिख रहा है। तो भाई दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आप बेटा, ये मैं एक बार मिनिमाइज करती हूँ, ये पूरा आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। दिस इज योर द टॉपिक, द एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अगर इतना समझ में आया हो तो चलिए फिर हम आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। समझ में आया, ठीक। देखते हैं, अब देखिए इसी बेसिस में हमने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे क्या बोल रहा है, एक हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। अब बोल रहा है ग्लास स्लैब है, कितना थिकनेस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। क्या बोल रहा है, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 18 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंटेड मैटर। द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द प्रिंटेड मैटर इज। सब वही काम किए हो ना, याद है, पेपर ऐसे जब पेपर रहता है, पेपर के ऊपर में ग्लास स्लैब रख देते हो या पेपर के ऊपर में ग्लास रख देते हो तो कैसा दिखता है, वर्ड्स थोड़े ऊपर ऊपर दिखते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं। सेम वही चीज़ है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रिंटेड मैटर रखा हुआ है या ये इसमें कुछ छपा हुआ है और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप ग्लास स्लैब रख दो ऐसे, तो ये ग्लास, ये जो इसमें वर्ड लिखे होंगे, यहाँ पे जो भी लिखा होगा ऐसे, ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई देता है क्या, नहीं, ये थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो वही वो पूछना चाह रहा है कि अगर ग्लास स्लैब का जो डेप्थ है या थिकनेस है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस प्लेट का, इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है आपको 3/2 है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द प्रिंटेड मैटर।
तो ये प्रिंटेड मैटर बोल रहा है कितना ऊपर शिफ्टेड है आपको दिखाई देंगे। इतना सा क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो। आप यहाँ कहीं से देख रहे होगे, यहाँ पे, तब तो आपको दिखाई देगा। जब आप यहाँ से देख रहे होगे सेम वही चीज़ आपका एक रे ऐसे, अब भाई आप यहाँ से लाइट रे जाएगी तब तो यहाँ आपको दिखेगा। ये लाइट रे ऐसे गई, यहाँ गई, ये ऐसे निकल गई, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये इमेज आपको यहाँ तक शिफ्टेड दिख रहा होगा। लॉजिक वही है। अब इस लॉजिक के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा, वो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज μ2/μ1 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। यही फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, है ना, यही फॉर्मूला पढ़े हो, ठीक। तो व्हाट इज μ2 कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी। भाई अब यहाँ देख रहे हो तो इसका पूछ रहा है कितना ऊपर है, तो इस मीडियम यहाँ से लाइट जाएगी ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इसका दिया है आपको 3/2, और कहाँ से जा रही है, यहाँ से देख रहे हो एयर में हो तो इसका तो 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रियल डेप्थ कितना दिया है देखो 18 सेंटीमीटर, और एपरेंट डेप्थ नहीं पता मुझे, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डी डैश आप निकाल सकते हो 3D', और ये क्या हो जाएगा, ठीक, डायरेक्टली। तो डी डैश आप क्या निकाल सकते हो बेटा 36 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया, 36 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ पाए। क्वेश्चन में आप यहाँ से देख रहे हैं बेटा, कोई यहाँ पे आपका प्रिंटेड लेटर्स है, तो जब ये प्रिंटेड लेटर्स आपको दिखाई देंगे तो आपको इस डेप्थ पे दिखाई देंगे, है ना। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि भाई कितना शिफ्टेड दिखाई देंगे, है ना। तो अब एक बात बताओ, आपको ये डी डैश पूछा है या कुछ और पूछा है। आपको पूछा है कितना शिफ्टेड दिख रहा है, मतलब पहले वो यहाँ था, है ना, और अब वो यहाँ पे है, यानी कितना शिफ्टेड है। तो आपका जो शिफ्टेड डिस्टेंस है, शिफ्टेड डिस्टेंस वो है 18 - d डैश या d - d डैश। क्यों भाई, वो तल से इतना नीचे दिख रहा है, ठीक। तो अगर आपको पूछा जाता कि एपरेंट डेप्थ कितनी है, कितना नीचे दिखाई देगा, तो आंसर क्या डालते हैं 12 सेंटीमीटर। बट अभी वो क्या पूछ रहा है, कितना नीचे दिख रहा है नहीं पूछ रहा है, कितना ऊपर दिख रहा है ये पूछ रहा है। तो वो अपनी जगह से कितना ऊपर दिख रहा है 18 - d डैश, यानी वो अपना जहाँ पे पहले था उससे वो क्या दिख रहा है बेटा 6 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतना समझ पाए, ठीक। अगर इतना समझ पाए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक 3 मीटर डेप्थ। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, आपके पास एक टैंक है बोल रहा है, ठीक। ये मिला ही नहीं, ठीक है, ये ऐसा छेद नहीं है ना, ये लाइन नहीं मिला था मेरा, तुम लोग अच्छे से मिला के बना लो। व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक 3 मीटर डीप। ये मान लीजिए ये टैंक दे दिया है, ये टैंक का हाइट डेप्थ कितना दिया बेटा 3 मीटर। तो ये क्या हो गया मेरा एक्चुअल डेप्थ हो गया, समझ में आया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक 3 मीटर डीप, 3 मीटर गड्ढा है, व्हेन व्यूड आउटसाइड, जब आउटसाइड से देख रहे हो, एन फॉर द वाटर इज, एन फॉर द वाटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एन देगा मतलब वो क्या दे रहा है, कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, और वाटर का दिया है मतलब यहाँ का ही दिया है। यहाँ से देख रहे हो यानी लाइट रे यहाँ से ही जाएगी, यानी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ μ2/μ1। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से लाइट निकल रही है यानी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये μ2 है ना, μ2/μ1 दैट इज d/d डैश। अब तो लिख सकते हो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक, बार बार मैं नहीं लिखूंगी। तो व्हाट इज μ2 इज योर 4/3, एयर का क्या हो जाएगा 1 ही होता है तो 1 रहने दो। डी कितना दिया हुआ है 3, व्हाट इज एपरेंट डेप्थ नहीं पता, कैलकुलेट करना, दैट इज 9/4 एंड इट विल कम, कितना आ जाएगा 2, है ना, 2.5 अराउंड, ठीक है। तो ये जो वाटर में सोचो 3 सेंटीमीटर डेप्थ है, बट आपको एक्चुअल में क्या दिख रहा होगा, इस टैंक का जो बेस है, ये टैंक का बेस आपको यहाँ पे पानी का टंकी भी देखते हो ना ऐसे कम गड्ढा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में कूद के देखना, कभी सही में मत कूद लेना, बोला मैडम बोली थी चेक करने के लिए, घर जाके ऐसा मत करना, ठीक है। समझ में आया चीज़। तो ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।
चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो बेटा, तो हम थोड़ा सा और इस टाइप के क्वेश्चन में डीप जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन, दिख रहा पूरा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये अब आपका सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे एयर है। अब यहाँ फिश है और यहाँ पे क्या है, बर्ड है। ठीक, पहले क्वेश्चन में यहाँ जो फिश है ये 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है वाटर के सरफेस से, और ये जो बर्ड है वो वाटर के सरफेस से 36 सेंटीमीटर हाइट पे है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। बर्ड को फिश कितने डेप्थ पे दिखाई देगी, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, बर्ड को फिश कितने डेप्थ पे दिखाई देगी। क्वेश्चन को पॉज करना और खुद से बनाना। क्यों, एक बार ट्राई करना, क्योंकि देखो अब क्या होगा इस क्वेश्चन को, चलो सॉल्व करते हैं, है ना। जब बर्ड देख रहा है बेटा, बर्ड को दिखाई देना है, मतलब बर्ड को दिखाई देना है यानी यहाँ से रे निकलेगी, ऐसे रे जाएगी, यानी हमको अपना ही वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज μ2/μ1 इज इक्वल्स टू d/d'। ठीक, डी व्हाट इज दी रियल डेप्थ, व्हाट इज डी डैश एपरेंट डेप्थ, व्हाट इज μ2 जहाँ से लाइट रे निकल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते जाओ, दैट इज 4/3, और उसका सेकेंड मीडियम का μ1 का 1 है तो 1 ही रहने दो। व्हाट इज डी कितना है, एपरेंट डेप्थ आपको नहीं दिया गया है, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो फिश 24 सेंटीमीटर पे है ना, तो दैट इज योर 24 सेंटीमीटर एंड डी। ऐसा मत खोजते रहना पूरा पानी का नहीं दिया है करके, जहाँ तक फिश है फिश के लिए एपरेंट डेप्थ यही है ना। ठीक है, तो डी डैश क्या हो जाएगा, अब आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो 24 × 3 है ना, ये दिख रहा है क्या, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे आपका डी डैश क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 × 3 / 4, तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 18, तो ये आपका आ रहा है 18 सेंटीमीटर। अब कई लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे 18 सेंटीमीटर आ गया, मैडम डी डैश आ गया 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये डी डैश मेरा और ये डी डैश आ गया, मतलब मछली यहाँ है, और ऑप्शन में डेफिनेटली 18 सेंटीमीटर होगा, और आप लगा के भी आ जाओगे, हाँ 18 सेंटीमीटर इतने दूर पे दिखाई देगी बर्ड को। बर्ड बेटा एक बार खुद सोचो, बर्ड खुद कितने सेंटीमीटर ऊपर है, 36 सेंटीमीटर ऊपर है। जब वो यहाँ से देखती, अगर उसको एक्चुअल डेप्थ में मछली दिखाई देती तो कितनी हाइट पे दिखती, 36 + 24 यहाँ पे दिखाई देती, बट क्योंकि एपरेंट डेप्थ के कारण मछली इतना ऊपर है ना, यानी ये डेप्थ और ये डेप्थ दिखाएगी, बर्ड को एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, बर्ड को एक्चुअल में दिखाई देगा कि मछली कितना नीचे है, उसका खुद का हाइट 36 + 18, समझ में आया, इतनी डेप्थ पे वो दिखाई देगा, कुछ समझ पाए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो ये इतनी सेंटीमीटर पे आपको क्या दिखाई देगा, आपको बर्ड मतलब बर्ड को फिश दिखाई देगी कि इतना नीचे है करके। क्वेश्चन मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि डेफिनेटली 18 सेंटीमीटर एक ना एक ऑप्शन में रहेगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ पानी की सतह से वो 18 सेंटीमीटर नीचे है, पर बर्ड के लिए वो 36 + 18 नीचे है, समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया, उसमें हमने ये बनाया कि भाई बर्ड जब फिश को देख रहा था, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जब फिश है वो बर्ड को देख रहा है। तो जब फिश है बेटा वो बर्ड को अगर देख रहा है, ठीक है, तो फिश बर्ड को देख रहा है, इसका क्या मतलब है, आप कुछ सोच के देखो, लाइट रे कहाँ से आ रही होगी, लाइट रे आ रही होगी आपका बर्ड से आ रही होंगी, यानी जब लाइट रे बर्ड से आएंगी तब वो फिश को देख पाएगा, यानी हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका तो वही रहने वाला है, दैट इज μ2/μ1 रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। बट अब देखो μ2 क्या था, लाइट रे जहाँ से आ रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 क्या था, लाइट रे जहाँ जा रही थी वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लाइट रे कहाँ से आ रही है, लाइट रे यहाँ से आ रही है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, यहाँ जा रही है यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, और इसका जो अब रियल डेप्थ कौन सा हो गया, क्योंकि यहाँ से आ रही है मतलब ये मेरा मीडियम हो गया, यानी ये रियल डेप्थ हो गया, दैट रियल डेप्थ इज 36 और एपरेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो डी डैश आपका क्या हो जाएगा बेटा 36 × 4/3, समझ में आया, दैट इज 12। ठीक है,
तो ये आपका फाइनली 48 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ, किसका, डी डैश का। डी डैश मतलब यहाँ से जब बर्ड देख रही होगी तो उसे जो एपरेंट डेप्थ है वो डी डैश दिखाई दे रही होगी, मतलब फिश देख रही है तो फिश को जो एपरेंट डेप्थ है वो कितना दिखाई दे रहा है, 48 सेंटीमीटर। बट क्या 48 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है मतलब ये इसको यहाँ पे नहीं दिख रही, ये इसको यहाँ से ही यहाँ से 48 पे दिख रही, बट एक्चुअल में तो वो खुद भी 24 सेंटीमीटर क्या है, नीचे है। तो इसको टोटल जो दिख रहा होगा डिस्टेंस जो है सीन बाय फिश दैट इज 48 प्लस 24, क्या है वो 48 प्लस 24 है, तो दैट विल बी योर 72 सेंटीमीटर। समझ में आई चीज़, मतलब फिश जब यहाँ से दिखेगी तो डी डैश प्लस 24 है ना, तब तो भाई डी डैश मतलब एपरेंट उसको दिखाई ही दे रहा है यहाँ से, प्लस खुद भी तो 24 नीचे है, तो 24 प्लस डी डैश, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ठीक, अगर इतने न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए हों तो हम थोड़ा और आगे चलें। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके टॉपिक्स एटलीस्ट कवर हो जाएं। देखिए सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 मीडियम है अलग अलग, मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ओ सीन बाय एन आई। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपके पास आई है, ये आई तो मैं बनाना भूल ही जाती हूँ। यहाँ पे आपको इसकी डेप्थ देखनी है, ठीक, इसकी डेप्थ देखनी है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क आप रखो। आप ये क्वेश्चन मुझे बना के बताओगे या नहीं भी बनाओगे तो मैं एक हिंट दे देती हूँ कैसे होगा। यहाँ से लाइट रे निकलेगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि भाई यहाँ से देख रहे हो मतलब इमेज कहाँ से बनेगी, चलो बना ही लेते हैं। यहाँ से लाइट रे निकलेगी, यहाँ से लाइट रे निकलेगी तो क्या लिखोगे, μ2 बाई μ1 ऐसे ही लिखोगे, डिवाइडेड बाय d बाई डी डैश, ये लिखेंगे ना हम, d बाई डी डैश। तो यहाँ से लाइट रे निकली, यहाँ गई, तो ये हो गया। अब जब μ2, तो इस सिस्टम के लिए लाइट रे यहाँ से निकल रही, दैट मीन्स μ इज इक्वल्स टू 1, इस सिस्टम का μ है और इस सिस्टम का क्या है 1.5 है। इस सिस्टम का d क्या है 10 सेंटीमीटर है और d डैश क्या मुझे नहीं पता, तो फाइंड आउट करो, दैट d इज योर 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, मतलब यहाँ के लिए जो d डैश आ रहा है, यहाँ के लिए जो d डैश आ रहा है दैट d डैश इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये इस मीडियम के लिए हो गया। अब इस मीडियम के लिए बात करते हैं। तो अब जब लाइट रे यहाँ से यहाँ गई, लाइट रे पहले यहाँ से यहाँ गई है, फिर यहाँ से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है तो थोड़ा और झुक जाएगी, ऐसे चली जाएगी, फिर अब यहाँ से यहाँ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है यानी फिर से सीक्वेंस में चली जाएगी। अब जब यहाँ से यहाँ जा रही तो फिर से आप फॉर्मूला लगाओ, दैट इज़ μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू d बाई डी डैश। समझ में आया। तो व्हाट इज़ μ2, यहाँ से जा रहे हो ना, तो μ2 क्या है 1.5, μ1 क्या है 1 एंड d क्या है, d इज़ एक्चुअल डेप्थ। तो यहाँ लाइट रे तो भले यहाँ से जा रही बट एक्चुअल डेप्थ तो यही है ना तुम्हारी, क्योंकि देखो यहाँ इमेज बन रही है, तो अब यहाँ से यहाँ बन गई है, तो इस मीडियम के लिए ये क्या है एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। जब यहाँ से दिख रहा हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है 15 प्लस 15 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ पे, और जो डी डैश आपका है वो आपको नहीं पता, तो आप फिर से फाइंड आउट करो, डी डैश इज इक्वल्स टू 30 बाय 1.5, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 30, 300 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, दैट इज़ योर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला तो ये 2 मीडियम थे, इस मीडियम से गया इस मीडियम में, तो यहाँ पे हम लोग एक बार फॉर्मूला लगाए, हमको डी डैश मिल गया। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, जब मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूँगी इसके लिए तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्योंकि जब यहाँ से देखिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। फिर इसके लिए सॉल्व करें, तो जब इसके लिए सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है ना उसको, क्योंकि इस यहाँ से खड़े होकर देखियो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा है। तो जब यहाँ से खड़े हो रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी, ये उसकी क्या हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी। ठीक, तो इस केस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये डी क्या लेंगे, डी तो नहीं पता, बस एपरेंट डेप्थ यहाँ पे जो ये एक्चुअल डेप्थ डी डैश निकालोगे, डी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले कॉइन यहाँ पे दिख रहा था। तो एक्चुअल डेप्थ में हम क्या लिए 10 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया डी डैश। फिर जब सेकेंड टाइम सॉल्व करने जाओगे तो कॉइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ का जो डेप्थ है वो कितना है 15 प्लस यहाँ पे कितना निकाले 15 सेंटीमीटर।
सॉरी मैंने डायग्राम में उल्टा बना दिया है क्या, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर पे अगर दिखाई दे रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ये खुद 10 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। ये काट दो, क्योंकि आज ये खुद 10 सेंटीमीटर पे है और जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 15 सेंटीमीटर। मतलब जब हम यहाँ से देख रहे हैं हमको ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा, तो अब इसकी रियल डेप्थ, तो ये रियल डेप्थ 15 + 15 कितनी आ जाएगी 30, ठीक। तो ये 30 आ गई, तो रियल डेप्थ ने 30 रख दिया, सॉल्व कर दिया, डी डैश कितना आया 20 सेंटीमीटर। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट उसको 20 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, तो ये 15 और ये 5, मतलब ऑब्जेक्ट उसको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक। अब खुद बता दो, अब ये एक्चुअल आंसर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई आपकी यहाँ पे है, खुद सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर है और ये आप उसको दिख रहा है ये 20 सेंटीमीटर सरफेस से नीचे, यानी आपका आंसर क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करता है, बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक। तो इससे रिलेटेड बेटा और भी न्यूमेरिकल्स हैं, बट वो न्यूमेरिकल्स हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उस टॉपिक को लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा, बट ये न्यूमेरिकल्स तो आपसे बन जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक। और इस न्यूमेरिकल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक। तब तक के लिए आप इतना कंप्लीट करके रखिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए, बाय बाय।